चाहे वो ओवर प्राइस के खिलाफ बात रही हो, चाहे वो बल्क सेल के खिलाफ बात रही हो, चाहे वो ड्रीम सेलिंग के खिलाफ बात रही हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी सेलिंग के खिलाफ बात रही हो, चाहे वो बात रही हो उन सब चीजों के बारे में जो चीजें एक डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलर बनने ही नहीं देती, ड्रीम सेलर बना के छोड़ देते हैं। हमने 4 साल में बहुत प्रयास किया और आज एक चीज की खुशी है कि आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें नई कंपनी नहीं कहती है। एक समय था कहते थे नई कंपनी है, पता नहीं किस दिशा में जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, पर आज 4.25 साल से ज्यादा हमें हो गए हैं और इस 4.25 साल से ज्यादा समय में हम लोगों ने बहुत सी चीजें प्रूव की हैं। ऐसी चीजें प्रूव की हैं जो 4-4.25 साल में प्रूव करना बहुत मुश्किल था और वो प्रूव करने के पीछे भी हमारे सभी कंपिटिटर्स को क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने वो सवाल उछाले जिनके जवाब हमें ढूंढने पड़े, तलाशने पड़े, और वो जवाब ढूंढने के चक्कर में हम लोगों ने वो सारी चीजें की जो चीजें कोई भी कंपनी शायद 4-4.25 साल में नहीं कर पाती। ये इंडस्ट्री अपने वजूद की लड़ाई लड़ती रही है। वजूद की लड़ाई में क्यों बोलता हूं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कभी भी अपने लिए हिंदुस्तानियों के दिल में बहुत जगह बना ही नहीं पाई। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से नाराज भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये सही ना लगे, बहुत सारे लोग हो सकता है ये कहें कि आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़े ना है, इतने लाखों करोड़ों लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। तो मैं फिर अपनी पुरानी बात पे आता हूं जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, वो सवाल ये है, आपका स्टोर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका आउटलेट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका डिलीवरी एंड पिकअप सेंटर कितना ही अच्छा क्यों ना बना लो, कितने ही पैसे क्यों ना लगा लो, क्या उस पर वॉकिंग कस्टमर आता है? क्या एक राह चलता हुआ ग्राहक डायरेक्ट सेलिंग के काउंटर पे आता है? शायद नहीं, शायद ना के बराबर। इसकी गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। ऐसा क्यों? 25 साल के बाद भी हमारी कंपनीज एक ऐसी ब्रांड वैल्यू नहीं क्रिएट पाई कंज्यूमर्स के बीच में, क्रिएट ही नहीं कर पाई कंज्यूमर्स के बीच में कि वो कंज्यूमर खुद चल के आके आपसे आपका प्रोडक्ट मांगे। हर महीने हम लोगों को उस पर काम करना पड़ता है। हर महीने हम लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि हम इस महीने फिर आपके घर तक पहुंचेंगे और आपको ये प्रोडक्ट देंगे। यस, डायरेक्ट सेलिंग भी यही है, पर इतने सालों के बाद उस प्रोडक्ट की उस घर में जगह बन जानी चाहिए, कंपलसरी बन जानी चाहिए, पक्की बन जानी चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी आदतों को बहुत प्यार करता है। अगर कोई प्रोडक्ट लगातार उसके घर में जा रहा है तो उस प्रोडक्ट से वो प्यार करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट लगातार एक डायरेक्ट सेलर के घर पे भी नहीं जाता है। वो भी ये कोशिश करता है कि मुझे खरीदना ही नहीं पड़े तो ज्यादा अच्छा है। वो भी ये कोशिश करता है कि मेरी जगह कोई और खरीद ले तो बहुत अच्छा है। रिटेल करना तो बहुत दूर की बात है। बहुत बड़ी एक डायरेक्ट सेलर्स की लॉबी है जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना भी प्रीफर नहीं करते। मैं एक बहुत बड़ी लॉबी को जानता हूं जिनके घरों में आज भी ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स उनके घरों में यूज होते हैं। वो चाहे जिस मर्जी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी के 100% यूजर नहीं बन पाए, और यही एक बड़ा रीजन है कि वो बड़े अचीवर्स भी नहीं बन पाए। मैं ये नहीं कहता कि आप यूजर नहीं बनोगे तो अचीवर नहीं बनोगे, ये क्राइटेरिया है। यूजर नहीं बनोगे तो ये तय है आपको आपके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अपने विल पावर के साथ उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। जब आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट और सेल ही नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या लगता है पे आउट बनेगा? दुनिया का कोई भी प्लान, दुनिया का कोई भी प्लान, बड़े से बड़ा प्लान, बेहतरीन से बेहतरीन प्लान, अच्छे से अच्छा प्लान भी आपको जीरो पे आउट देगा अगर आपकी जीरो सेल है तो। कितना ही आसान प्लान हो, कितना ही मुश्किल प्लान हो, प्लान से कुछ नहीं होता। बहुत साल पहले मैंने एक लाइन बोली थी कि बिजनेस वॉल्यूम से कुछ नहीं होता, सेल होगी तो इनकम होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लान ये वो फलान ढमका, मैं उस पर भी एक ही चीज बोलता हूं, प्लान से, पॉइंट वैल्यू से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसी बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी सेल क्या है। अगर सेल नहीं होगी तो पे आउट नहीं बनेगा, पॉइंट वैल्यू जो मर्जी हो। अगर सेल नहीं होगी पे आउट नहीं बनेगा, बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज जितना मर्जी हाई हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बीवी के बाद, परसेंटेज ऑफ बिजनेस वॉल्यूम के बाद, पॉइंट वैल्यू के बाद
प्लान के बाद भी एक चीज है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और इनफैक्ट इन दोनों चीजों से पहले बड़ा रोल प्ले करती है, वो चीज है आपकी सेल। आपका प्रोडक्ट वो बिकता है या नहीं बिकता है। अगर आपका प्रोडक्ट बिकेगा, अगर आपका प्रोडक्ट सेलेबल है, तो यकीन मानना मेरे दोस्त पे आउट बनेगा। चाहे कितना ही मुश्किल प्लान क्यों ना हो, चाहे कितना ही डिफिकल्ट प्लान क्यों ना हो, चाहे कितना ही कम परसेंटेज ऑफ बिजनेस वॉल्यूम क्यों ना हो, चाहे कितना ही कम परसेंटेज ऑफ पॉइंट वैल्यू क्यों ना हो, चाहे कितना ही कम पॉइंट वैल्यू क्यों ना हो, बनेगा। सेल इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज को लगता है कि ऐसे सेल नहीं होगी तो कंडीशंस लगा के सेल कर लीजिए। इतना बिजनेस कर रहे हो, इस रैंक को मेंटेन करने के लिए इतना बिजनेस आपका होना चाहिए, ये करने के लिए इतना बिजनेस आपका होना चाहिए, ये करने के लिए ये होना चाहिए। तो वो कंडीशंस क्या करती हैं, सेल करा लेती हैं, और उन कंडीशंस के कारण पे आउट बनता है। लेकिन इनके साइड इफेक्ट बहुत बड़े हैं। इन्हीं कंडीशंस के कारण बल्क सेल हो जाता है, इन्हीं कंडीशंस के कारण घर गोडाउन बन जाता है, इन्हीं कंडीशंस के कारण आपका पे आउट जो है वो आधा रह जाता है, क्योंकि आधे पे आउट का आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ गया। ये समस्याएं हैं जिनसे निजात पाना बहुत जरूरी है। ये समस्याएं हैं जिनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और ये तब तक नहीं हो सकता जबकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर नहीं मांगे। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हो, जब आप एक आम ग्राहक के पास जाते हो, जब सेलिंग स्किल्स और ब्रांड वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं, और दोनों का अपना अपना रोल है सेल के अंदर। प्रोडक्ट बेचने के अंदर और प्रोडक्ट बिकने के अंदर दोनों चीजों का अपना रोल है। सेलिंग स्किल्स का अपना रोल है और ब्रांड वैल्यू का अपना रोल है। आपका प्रोडक्ट कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपके पास सेलिंग स्किल भी नहीं है और पॉइंट वैल्यू भी नहीं है, आप उसे मार्केट ही नहीं कर पाए, तो आपके लिए सेल क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट बेहतरीन होना इस बात की गारंटी है, अगर आप सेल पर कर पाए तो बार बार बिकेगा। प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छा होना इस बात की गारंटी है कि एक बार कस्टमर उसको उठा के जरूर देखेगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होगा। पर क्वालिटी बहुत अच्छी है, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कर रहे हैं, तो इस बात की गारंटी है अगर उसने एक बार खरीद लिया तो उसे बार बार जरूर खरीदेगा। लेकिन बार बार खरीदने के लिए भी पहली बार खरीदना बहुत जरूरी है। पहली बार अगर मैं उसे अपॉर्चुनिटी दिखा के खरीदवा रहा हूं तो ये गलत तरीका है। अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं जा सकती, अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है। अपॉर्चुनिटी बनती है सेल से, सेल नहीं होगी तो दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी काम की नहीं है। तो यहां पे फिर मुद्दा वहीं आता है, पहली सेल। पहली सेल कैसे हो? पहली सेल या तो आपके पास सेलिंग स्किल्स होंगे, जब आप प्रोडक्ट को सही से डिस्क्राइब कर पाएंगे, जब आप प्रोडक्ट को सही से समझा पाएंगे। और इसके चक्कर में इस इंडस्ट्री में डेमो कल्चर बहुत आया है। बहुत सारी कंपनीज ने डेमो दिखाए हैं, कोई कपड़े धो के दिखाता है, कोई बर्तन साफ करके दिखाता है, कोई थर्मोकोल से काट के दिखाता है, कोई कुछ करके दिखाता है, कोई कुछ करके दिखाता है। तो ये चलता रहता है, यानी कि सेल कैसे हो इसका प्रयास चलता रहता है। मैं उसके भी बहुत खिलाफ रहा हूं, क्योंकि डेमो मुझे याद ही नहीं कि कोई बड़ी इंटरनेशनल कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केट में है, वो डेमो करते हो। मैंने कभी देखा ही नहीं डेमो करते हुए बड़ी बड़ी कंपनीज को। वहां पे टेस्टिमनीज चलती हैं, या वहां पे एक मार्केट का ट्रेंड चलता है, एक एडवर्टीजमेंट चलती है, टीवी कमर्शियल चलता है, जो उसकी ब्रांड को इनहेंस करता है, जो उसकी वैल्यू को इनहेंस करता है, जो कन्विंस करता है कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है, यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। पर डायरेक्ट सेलिंग में जो कि ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कंपनीज ऐसा एंडोर्समेंट करती हैं, या बहुत कम कंपनीज टीवीसी पे जाती हैं, तो ऐसे में ये जो पार्ट रह जाता है ये डायरेक्ट सेलर के खाते में आता है। उसे बार बार डेमो करने पड़ते हैं, स्टोरीज सुनानी पड़ती हैं। और डेमो और स्टोरीज के बाद भी एक चैलेंज हमेशा रहा है, जिसपे मैं पिछले 4.25 साल से बात कर रहा हूं, वह ओवर प्राइस। जब प्रोडक्ट ओवर प्राइस हो जाता है तो आपके डेमोज भी फेल हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट ओवर प्राइस हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी फेल हो जाता है। जब प्रोडक्ट ओवर प्राइस हो जाता है, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर नहीं करता है, आपके रिलेशंस भी काम नहीं आ पाते हैं। आपने देखा होगा, कई बार आपके दोस्त ने, कई बार आपके भाई ने, कई बार आपके चाचा ताऊ मामा मौसा ने आपसे प्रोडक्ट लेने से मना कर दिया होगा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बल्कि वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसे पता है ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी डिलीवर नहीं करता है। ऐसा थोड़े ना कि वो 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200 रुपए का प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा है। वो 500 रुपए का भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वो 2000 का भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, और हो सकता है उसकी कैपेसिटी 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करने की भी हो। लेकिन कोई भी इंटेलिजेंट आदमी 60 रुपए के प्रोडक्ट को 100 रुपए का नहीं खरीदना पसंद करेगा। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी 100 रुपए के प्रोडक्ट को 200 रुपए का परचेज करना नहीं प्रीफर करेगा। द सेम वे 100 रुपए के प्रोडक्ट को अगर कोई 60 रुपए का बेचने की बात करेगा, तब भी कोई इंटेलिजेंट आदमी उसे लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे मालूम है इसमें भी कोई ना कोई झोल।
हर इंटेलिजेंट आदमी मार्केट प्राइस जानता है हर अच्छी चीज का। ये हमें समझना होगा कि हिंदुस्तान का कस्टमर जागरूक है। जागो ग्राहक जागो, इतना देखा है उसने टेलीविजन पे कि वो जागरूक हो गया है। जब कोई सस्ता बेचता है तो उसके समझ में आ जाता है कि ये मार्केट से नीचे बेच रहा है तो कुछ न कुछ झोल है। जब कोई महंगा बेचता है तो उसे समझ में आ जाता है ये महंगा बेच रहा है, कुछ न कुछ झोल है। यानी कि उसे मार्केट प्राइस पता है, उसे मार्केट का ट्रेंड पता है, उसे मार्केट का ये पता है कि ये वेट और ये वेट। जब उसे वेट और रेट की पटरी पता है तो वो अपनी ट्रेन को उसी पे दौड़ाता है। वेट और रेट की पटरी पे दौड़ाना ही हमारा ग्राहक जानता है, और उसी पटरी पे आपको अपनी ट्रेन लेके आनी पड़ेगी ताकि वो उसमें बैठे। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए। हम लोग टॉयलेट क्लीनर लेके आए, फ्लोर क्लीनर लेके आए, डिश बार लेके आए, आटा नूडल लेके आए और बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए। इस दोनों चीज को हमने विशेष ख्याल रखा। वैल्यू एडिशन जब आप करते हैं और प्राइस आपका जब नॉर्मल रहता है तो आपको एक बड़ी, मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी मार्केट मिलती है। बहुत बड़ी का मतलब बहुत बड़ी मार्केट मिलती है, क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 135 करोड़ आबादी रहती है। एक बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी ओपन मार्केट है। लेकिन इस ओपन मार्केट में इतने सालों के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है? डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है? उसके दो कारण हैं। नंबर एक, ओवर प्राइस प्रोडक्ट। नंबर दो, ऐसे प्लान जो कंडीशंस बहुत रखते हैं। नंबर तीन, प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू नहीं होना। जब एक छोटा सा लड़का जिसको सेलिंग स्किल मालूम ही नहीं है, बेचना नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो आपके नुक्कड़ पे, आपके कोने पे एक दुकान खोल के बैठता है, कुछ नहीं आता, एक छोटी सी किराने की दुकान खोलता है और बैठता है प्रोडक्ट लगा के। उसके पास कस्टमर आता है और कस्टमर आके उससे खुद प्रोडक्ट मांगता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, किस नाम का प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा पेस्ट चाहिए, कौन सा साबुन चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट चाहिए, कौन सा डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, कौन सी टूथब्रश चाहिए, कौन सा डिश बार चाहिए, कौन सा टॉयलेट क्लीनर चाहिए, कौन सा फ्लोर क्लीनर चाहिए। नाम से आके मांगता है, नाम से। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, नाम से आके मांगता है। जो उस दुकान पे बैठा है लड़का, उसे नहीं मालूम, और वो उस लड़के को भी नहीं जानते। वो उस दुकान को जानते हैं, उस दुकान में रखे हुए जो सामान है उस सामान को जानते हैं और नाम से मांगते हैं। नेगोशिएशंस भी नहीं होती हैं। जो उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है वही पे कर दिया जाता है। कोई ये भी नहीं कहता है जी कोई डिस्काउंट कर दो, क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जिन प्रोडक्ट्स को वो खरीदने गया उसकी ब्रांड वैल्यू जानता है, उसकी कीमत जानता है। सबको पता है वो साबुन कितने का है, सबको पता है वो टूथपेस्ट कितने का है, सबको पता है वो डिटर्जेंट पाउडर कितने का है, सबको पता है वो फेस वॉश कितने का है, सबको पता है वो शैम्पू कितने का है, सबको पता है वो कितने का है। ये दौर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कब आएगा? ये समय इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कब आएगा? जब एक ग्राहक आगे से चल के आए, आप लाखों रुपए लगाओ, आप करोड़ों रुपए लगाओ, एक स्टोर बनाओ और उस स्टोर पे वो वॉकिंग कस्टमर नहीं आ रहा है। वो दौर कब आएगा कि जब डायरेक्ट सेलर कोई अपना काम करेगा, उसकी कंपनी का प्रोडक्ट रखा जाएगा तो ग्राहक चल के आए और उससे उस कंपनी का प्रोडक्ट मांगे। जब तक ये दौर नहीं आएगा, ये इंडस्ट्री 2025 हो जाए, 2030 हो जाए, 2035 हो जाए, ये 64-65 हजार करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली नहीं है। लेकिन जिस दिन ये दौर आ गया, ये 2025 छोड़ो, ये 2024 में भी 64 हजार करोड़ की हो सकते हैं, ये 2030 तक जाते जाते 2 लाख करोड़ की भी हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ सिर्फ एक ही बात पे टिकी हुई है इस इंडस्ट्री की, वो है कस्टमर कैसे कनेक्ट होता है। वो इस बात पे है कि कस्टमर आप पे कितना ट्रस्ट करता है। वो इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि आपके डायरेक्ट सेलर कितने बड़े सपने देखते हैं। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता आपके डायरेक्ट सेलर्स के पास कितनी बड़ी गाड़ियां हैं। वो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती आपने कैसा घर बना लिया। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती आपका लाइफस्टाइल क्या है। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती आप कितने अच्छे स्पीकर हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती आप कितने अच्छे मोटिवेटर हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती आप कितने अच्छे से अपनी टीमों को संभाल लेते हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करती है कि कस्टमर कितना जल्दी आपके प्रोडक्ट पे भरोसा करेगा। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे टिकी है कि कस्टमर कब आपके प्रोडक्ट को वैल्यू फॉर मनी मानेगा। इस
इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे टिकी है, कस्टमर कब आपके प्रोडक्ट को उसके नाम से मांगेगा। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इस बात पे टिकी है कि इस इंडस्ट्री के प्रति ग्राहक कब यह मानना शुरू होगा कि ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, इसके प्रोडक्ट बहुत लाजवाब होते हैं, इसकी कीमत बिल्कुल सही होती है, इसमें काम करने वाले लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं और एथिकल तरीके से काम करते हैं। जब तक आपका कस्टमर ये मानता है कि अरे डायरेक्ट सेलिंग करने वाले तो बहुत तेज होते हैं, जब तक आपका ग्राहक ये मानता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां तो लूटने वाली होती हैं, जब तक आपका ग्राहक ये मानता है अरे इनके रेट तो अनाप शनाप होते हैं, जब तक आपका ग्राहक ये मानता है कि ये कंपनियों से बच के रहना चाहिए, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी? चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। आप स्ट्रगल करते रहेंगे, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, जब तक ग्राहक का भरोसा नहीं जीता जाएगा, जब तक ग्राहक को वैल्यू फॉर मनी डिलीवर नहीं किया जाएगा, जब तक ग्राहक को सही प्रैक्टिसेस के साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा, आप यकीन मानना इस इंडस्ट्री का कोई भला होने वाला नहीं है। घरों को गोदाम बनाना बंद करना होगा इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को। साइड मेंटेनेंस के नाम पर, रैंक मेंटेनेंस के नाम पे लोगों के घरों को गोडाउन बनाना बंद करना होगा। रिटेलिंग बड़ा कराने के बजाय छोटी रिटेलिंग पे फोकस करना होगा। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर करने होंगे। अपॉर्चुनिटी से ज्यादा सेलिंग पे फोकस करना होगा। ड्रीम से ज्यादा लोगों को उनके डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मीट आउट होंगे, उस पर आपको काम करना होगा। आप लाखों करोड़ों कमाने का सपना तो दिखाते हैं, ये इंडस्ट्री दिखाती है, पूरे भी कराती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि किसी का पूरा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जो उसे पूरा करते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो उसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन वो अपना घर चला सकते हैं इस इंडस्ट्री से। वो यहां अपना एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, वो यहां एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं, वो यहां एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जहां उसके बच्चों का आसानी से अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के वो फीस दे सकें, जहां वो अपने बिजली के बिल दे सके, पानी के बिल दे सके, मकान का किराया दे सके, वो अपने घर का किचन चला सके। एक ऐसी जिंदगी आसानी से इस इंडस्ट्री से चलाई जा सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस पे तो हम लोग ज्यादा काम करते हैं। इस इंडस्ट्री पे तो ज्यादातर लोग ड्रीम्स पे काम करते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा अलग बात करता हूं, कुछ लोगों को अखरता भी हूं। मैं हमेशा कहता हूं इस इंडस्ट्री का भला तब तक नहीं होने वाला जब तक हम उस ग्राहक के और उस डायरेक्ट सेलर की बेसिक नीड्स को नहीं समझेंगे, उसके व्यवहार को नहीं समझेंगे, उसकी जरूरतों को नहीं समझेंगे, उसकी संभावनाओं को नहीं समझेंगे, उसकी मजबूरियों को नहीं समझेंगे, उसकी जरूरतों को नहीं समझेंगे, तब तक ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली नहीं है। बहुत सारी कंपनियां आएंगी इस इंडस्ट्री में। एक बुरी बात है, 70, 80, 90% कंपनियां तो ऐसी आती हैं जिसे इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, जो इस इंडस्ट्री को जानती भी नहीं है। उन्हें अपना गेम करना होता है, उन्हें अपना बिजनेस नहीं करना होता, उन्हें गेम करना होता है। 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसमें वो कुछ भी फेंकते हैं, और उस कुछ भी फेंकने में एक लॉबी ऐसी बन गई है, वो उस कुछ भी फेंकने वाली कंपनी के साथ ही काम करती है। ऐसे में कैसे इस इंडस्ट्री का भला हो जाएगा जब इस इंडस्ट्री की सीरियसली बिजनेस करने वाले लोग, स्टेबल प्लेयर, वो डायरेक्ट सेलर जो जिनके खून में डायरेक्ट सेलिंग बहती है, जब वो भी एथिकल प्रैक्टिसेस के फेवर में नहीं आएंगे, जब वो भी बल्क सेल के खिलाफ नहीं आएंगे, जब वो भी रैंक मेंटेनेंस के खिलाफ नहीं आएंगे, जब वो भी सही प्रैक्टिसेस के फेवर में नहीं आएंगे, जब वो भी राइट प्राइस के फेवर में नहीं आएंगे। ऐसे में इंडस्ट्री, कुछ तो बाहरी आक्रमण, कुछ अंदर ऐसे लोग जो आवाज नहीं उठाना चाहते, ऐसे में आपका साम्राज्य कब तक सुरक्षित है? रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा मानना यह है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले एक एक आदमी को इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ग्राहक को वैल्यू फॉर मनी डिलीवर कराने के लिए काम करना चाहिए, वैल्यू एडिशन के लिए काम करना चाहिए, इस इंडस्ट्री की और इस इंडस्ट्री की कंपनियों के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के लिए काम करना चाहिए। जब ऐसा होगा तो ये इंडस्ट्री सुधरेगी। जब आम आदमी ये सोचने लगेगा अरे डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है, बहुत खूबसूरत होगा, तब ये इंडस्ट्री सुधरेगी। जब लोग ये बोलेंगे अरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इस करना चाहिए, यहां सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तब ये इंडस्ट्री सुधरेगी। और ये हमारे आचरण में लेके आना पड़ेगा, ये हमारे व्यवहार में लेके आना पड़ेगा। द सेम वे मैं हमेशा कहता हूं, जब तक वो आम ग्राहक जो इस हिंदुस्तान का इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है, जब तक उसका भरोसा डायरेक्ट सेलिंग नहीं जीतेगी, जब तक उसका भरोसा हम लोग नहीं जीतेंगे, तब तक इस इंडस्ट्री की वो ग्रोथ जो हम लेना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो आम आदमी, वो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर, वो इस देश की इकोनॉमी को चलाने वाला ग्राहक, कस्टमर, कंज्यूमर,
उसका भरोसा हम लोग जीते, वो हमारे साथ है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, बहुत सारे प्रोडक्ट और इस महीने में लॉन्च होने वाले, बहुत सारे प्रोडक्ट अगले महीने के 15 दिन तक लॉन्च होने वाले। एक लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन है। मैं बात कर रहा हूं बहुत लंबी लाइन है। मतलब लंबी का मतलब इतनी लंबी है कि वी आर वर्किंग ऑन जिंजर गार्लिक पेस्ट, वी आर वर्किंग ऑन रेड चिली पेस्ट, हम काम कर रहे हैं इस वक्त। अगर मैं बात करूं ग्रीन चिली पेस्ट, हम काम कर रहे हैं इस वक्त हानी जिनसिंग इन्फ्यूज्ड, KSM 66 अश्वगंधा इन्फ्यूज्ड और इन्फ्यूज्ड विद curcumin C3 clear, fried onion, value addition products, right? This is coconut milk. काम चल रहा है बहुत तेजी से, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। हम काम कर रहे हैं बिस्किट्स बनाने में, हम काम कर रहे हैं नमकीन बनाने के लिए, हम काम कर रहे हैं चॉकलेट्स लेके आने के लिए, बार्स लेके आने के लिए, स्पोर्ट्स की एक कंप्लीट रेंज लेके आने के लिए, जिसमें BCAA, वे प्रोटीन, हाइड्रोलाइज, आइसोलेट, मास गेनर, बहुत सारे, बहुत बड़ी एक रेंज जिसमें मैं बात कर रहा हूं। वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद बिस्किट्स, नमकीन, फंक्शनल जूसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। फंक्शनल जूसेस आने वाले हैं। यंग लोगों के लिए एक रेंज आने वाली है, बियर्ड ऑयल, बियर्ड शैम्पू, हेयर ऑयल, हेयर स्टाइलिंग जेल, डस्ट, बहुत सारी बड़ी रेंज आने वाली है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं जूता, चप्पल, अंडरगारमेंट्स, फीमेल्स के लिए लेगिंग्स, शर्ट्स, जेंट्स के लिए बेल्ट, पर्स, छोटी छोटी एसेसरीज जो बहुत जरूरी है। यानी कि एक रेंज को बड़ा करने के लिए, एक आम आदमी जिसे खरीद पाए और उसे फिर अफोर्डेबल रखना। हमने चाहे प्रीमियम भी बनाया, हमने चाहे कितना ही प्रीमियम बनाया, पर एक चीज को कभी नहीं भूले, वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबल प्रीमियम फर्स्ट टाइम इंडिया में सुना। लोग कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं हमेशा बोलता हूं, जब आपकी रेंज हजार्डियस केमिकल फ्री है, जब आपके प्रोडक्ट बेस्ट सोर्स्ड इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और जब वो अपना रिजल्ट देते हैं, तो फिर बाकी कुछ नहीं बोलना पड़ता, फिर अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने बेस्ट प्रोडक्ट बनाया, मैं हमेशा से कहता हूं, आपने बेस्ट प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं है, वो वैल्यू फॉर मनी डिलीवर नहीं करता, तो किस काम का है? राइट ब्रदर्स जहाज बनाया, कितने लोग उड़े हुए? 1 2। अगर ये इनोवेशन वहीं तक रहती तो किसके काम की थी? यहां से मुझे मुंबई जाना पड़ता है, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए की टिकट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उस जहाज में 150-200 लोग जाते हैं। अगर अकेले मुझे या 2 लोगों को जाना होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। यही फिर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख होता और फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं होती। मैं 3-4 लाख बचाने के चक्कर में बाय रोड जाता या ट्रेन से जाता, जहाज से बिल्कुल नहीं जाता। बहुत ही जरूरी होता, किसी को 2-2.5 घंटे में पहुंचना ही होता और उसकी कोई कीमत नहीं होती, तभी जाके वो जहाज से ट्रेवल करता। जब वो जहाज बना तो क्या आपको लगता उसमें 150-200 सीटें थी जब उसका आविष्कार हुआ? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जब वो कम सीट का बना, फिर उसमें R&D की गई, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट, सालों लगे उसे इस मोड तक लाने में कि वो अफोर्डेबल हो जाए। फिर गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि वो अफोर्डेबल हो जाए, तब जाके वो एयर ट्रेवल अफोर्डेबल हो पाया। तो सेम वे मैं कहता हूं, आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बनाएं, जब तक वो अफोर्डेबल नहीं होगा, जब तक वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रखेगा, तब तक वो आपका गेम चेंजर प्रोडक्ट नहीं हो सकता। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं पिछले 4.25 साल से। जब इस इंडस्ट्री में इस टॉपिक पे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था, हम तब से बात कर रहे हैं। जब इस टॉपिक पे कोई आना भी बात नहीं चाहता था, तब से हम इस पे
काम कर रहे हैं। और आज 4.25 साल के बाद हम इस लेवल पे आए हैं कि आज हमारा ऑफिस, आज हमारा ऑपरेशंस, आज हमारा लॉजिस्टिक, आज हमारे वेयर हाउसेज, आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आज हम उस लेवल पे आए हैं। आज हमारी लैबोरेटरीज, हमारी लैब्स, R&D सेंटर्स आज उस लेवल पे आए हैं कि हम नेक्स्ट लेवल चीजें आपको डिलीवर कर पाते हैं और विद इन टाइम डिलीवर कर पाते हैं। अभी हम लोग अगले उस पे जा रहे हैं, मार्च से हम लोग टीवीसी पे जा रहे हैं, टीवी कमर्शियल्स। जब आप टीवी कमर्शियल्स पे जाओगे तो बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे, अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कमर्शियल पे, टीवी कमर्शियल, एडवर्टीजमेंट, ये पैसा तो आपकी जेब में आता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे एक दिन आएगा जब ये कंपनी ट्रेडिशनल कंपनी हो जाएगी, जब आम ग्राहक से जुड़ेगा, ये टीवी पे आएगा तो आम डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फायदा होगा, डायरेक्ट सेलर का तो नुकसान हो जाएगा। यही पैसा तो हम लोगों में बंटना था। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जाती, कंपनी टू कंज्यूमर की कहानी सुनाई जाती है। तो मैं तब भी कहता था अगर कंपनी टू कंज्यूमर है तो फिर आपका प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा क्यों है? फिर तो आपका प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे मिलना चाहिए, लेकिन 25 साल से नहीं मिल रहा है मार्केट प्राइस पे। तो कंपनी टू कंज्यूमर की स्टोरी सही है या गलत है मैं नहीं जानता, पर मैं डाउट करता हूं। मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। जब लोग बोलेंगे ट्रेडिशनल कंपनी हो जाएगी, आपको क्या लगता है एक 20 नए प्रोडक्ट बना के, एक नई कंपनी बना के उसमें लॉन्च करके उसकी टीवी के एडवर्टीजमेंट चालू कर दूं तो क्या एक ट्रेडिशनल कंपनी आज नहीं शुरू की जा सकती? कर सकता हूं ना। जब यहां पे 100 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है तो 20 नए प्रोडक्ट तो ट्रेडिशनल मार्केट के भी बना के उसकी टीवी पे एड चलाई जा सकती है। हाँ या ना? बहुत आसानी से। तो ऐसे में मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस करने से रोक कौन रहा है? बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जिनके अपने ट्रेडिशनल कारोबार है, टीवी पे एड भी आती है उनके ब्रांड्स की। बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होने के बाद भी टीवी पे एड चलाती हैं। उन दोनों में से मुझे वो कंपनी अच्छी लगती है जो डायरेक्ट सेलिंग होकर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स की एड चलाती है। रीजन क्या है? वो अपने डायरेक्ट सेलर के बारे में सोचती है कि सेल बढ़ेगी तो मेरा डायरेक्ट सेलर 2 पैसे ज्यादा कमा पाएगा। सेल बढ़ाए बिना कोई तरीका ही नहीं है। कितना ही मोटिवेशन फूंक दो, कितनी मीटिंग, कितनी ट्रेनिंग, कितने ही सेमिनार लगा दो, कितने ही सपने दिखा दो, कितने ही लोगों को रेंज रोवर, जैगवार, ऑडी, BMW, मर्सिडीज दिला दो, जब तक सेल नहीं बढ़ेगी तब तक इनकम नहीं बढ़ेगी। दोस्त ये तय है। जैसा मर्जी प्लान बना लो, जैसे मर्जी प्रोडक्ट बना लो, जब तक सेल नहीं बढ़ेगी इनकम नहीं बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म एक ही चीज है, परमानेंट एक ही चीज है। इनकम इज टोटली बेस्ड ऑन योर सेल। योर पे आउट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। इसे समझना होगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा बाकी सब कहानियां हैं, थी और रहेंगी। ऐसे में मैं फिर एक चीज कह रहा हूं, हमारा फोकस ना कल ट्रेडिशनल था, ना आज ट्रेडिशनल है, ना आने वाले कल में ट्रेडिशनल होगा। एक चीज तय है, जो टीवी पे दिखता है एमआरपी पे बिकता है। जो रिटेल प्रॉफिट आज तक मैक्सिमम कंपनियों का ब्राउशर में ही दम तोड़ देता है, वो पहली बार जब हम टीवीसी पे जाएंगे, हमारे कस्टमर की जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो हमारे डायरेक्ट सेलर की जेब में सीधा रिटेल प्रॉफिट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम नीम तुलसी फेस वॉश 100 ml 120 रुपए एमआरपी के साथ बेचते हैं। डीपी भले ही 90 हो, लेकिन वो 30 रुपया जस्टिफाई करता है ट्रेडिशनल मार्केट को। बहुत सारे ट्रेडिशनल मार्केट के ब्रांड हैं जो 130 रुपए या इससे ऊपर के रेट पे फेस वॉश को बेचते हैं। हमारा साबुन 35 रुपए का है एमआरपी, हम 25 रुपए का बेचते हैं। वो रिटेल प्रॉफिट आपकी जेब में जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। 250 रुपए का शैंपू हम 199 में बेचते हैं, वो 50 रुपए आपकी जेब में जा सकता है क्योंकि 500 ml है, 200 या 250 ml नहीं है। हमारे प्रोडक्ट को जब हम टीवी कमर्शियल पे लेके जाएंगे तो जो सबसे पहला फायदा होगा वो ये होगा कि जो रिटेल प्रॉफिट सिर्फ ब्राउशर में होता है, जो रिटेल प्रॉफिट सिर्फ कागजों में होता है, डीपी पे बेचने में भी पसीना आता है बाकी कंपनियों को, क्योंकि ओवर प्राइस्ड है, हम राइट प्राइस्ड है, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और जब हम हमारी कंपनी के अंदर कोई आदमी उस प्रोडक्ट को लेके जाएगा, उसकी टीवी कमर्शियल्स आते होंगे, सेलिब्रिटीज ऐड करते होंगे, आप किसी न किसी कस्टमर ने उसको देखा होगा टीवी पे, जब उस प्रोडक्ट को वो मांगेगा और आप उस प्रोडक्ट को दोगे तो हमारा एमआरपी जो है वो जस्टिफाई करता है। हमारा प्रोडक्ट का लुक, फील, क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करता है ऑन एमआरपी। आई एम टेलिंग यू,
जब रिटेल प्रॉफिट नीचे से नीचे वाले की जेब में डलना शुरू हो जाएगा तो डायरेक्ट सेलर का जो सबसे बड़ा फायदा होगा, उसके जो डे टू डे के खर्चे होते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो बनाया गया रिटेल प्रॉफिट। महीने वाले दिन जो उसका पे आउट बनेगा सेल के ऊपर, जो उसका इंसेंटिव बनेगा उसके ऊपर, वो उसका घर चलाने के काम आएगा। वी आर द कंपनी जहां पे आज भी हम ये नहीं कहते आप BMW लो, ऑडी लो, मर्सिडीज लो, इसके लेने से माहौल बनता है, सेल आती है। सेल नहीं आती। ऑडी, BMW, मर्सिडीज से सेल नहीं आती। सेल आती है सही प्रोडक्ट को सही कीमत पे बेचने के बाद सही तरीके से डिलीवर करने से और उस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड वैल्यू एडिशन करने से, वैल्यू एडिशन करने से। हम लोग ब्रांड वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। हम लोग आम से आम हिंदुस्तानी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और यही कोशिश हमें बाकी की कंपनियों से अलग बनाएगी। आपको लगता है ये कोशिश अलग है, ये कोशिश बेहतर है? आइए मिलके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते हम एक कदम आगे हैं। एक कदम आगे के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इस महीने और अगले महीने में बहुत सारे, एक बड़ी रेंज आने वाली है। फंक्शनल जूसेस आने वाले हैं, बिस्किट्स, नमकीन आने वाले हैं, आपके लिए हनी आने वाला है, फंक्शनल हनी मैं कह सकता हूं। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं साउथ के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट आने वाले हैं। अगले 3 या 4 महीने में हम लोग रेडी टू ईट में बहुत एक अच्छा सेगमेंट लॉन्च करने की तैयारी में है। प्रीमियम रेंज में स्वीट ब्लिस के और कुछ प्रोडक्ट हैं जो आने वाले हैं। बैटरी यू के कुछ और प्रोडक्ट हैं जो आने वाले हैं। लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आने वाले हैं। स्पॉट न्यूट्रिशन है आने